जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए टैक्सेशन का चौथा चैप्टर लेकर आया हूं, जो कि है कर से छूटें, एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। इससे पहले के 2 चैप्टर कंप्लीट मैं करवा चुका हूं, पहला और दूसरा, और तीसरा जो चैप्टर था उसका कुछ ही भाग डिस्कस हुआ था और कुछ बाकी भी है, जिसका वीडियो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अपलोड हो जाएगा। अभी हम लोग जान लेते हैं कर से छूटें, ठीक है ना। इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, बस हमको इस चैप्टर से यह जानना है जो कौन कौन ऐसे आइटम्स हैं, कौन कौन ऐसे इनकम है जिस पर टैक्स नहीं लगता है, यानी कि कर से उन्हें छूट दिया गया। यह जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस चैप्टर को हम स्किप नहीं कर सकते थे। तो 1 से 2 लेक्चर में यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो टैक्सेशन का इम्पोर्टेंट चैप्टर है सैलरी से, तो फिर उसका प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एक साथ हम लोग लाइव क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसमें स्पेशली कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन था नहीं, इसमें बस हमें यह जानना है कौन कौन ऐसे इनकम है जहाँ पे हमको टैक्स देना नहीं होता है, यानी कि एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स, यानी कि कर से वहाँ पे छूट है। तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के कंप्लीट होते होते आपको पता चल जाएगा जो कौन से ऐसे आए हैं जिस पर टैक्स नहीं देना होता है और कौन ऐसे आए हैं जिस पर टैक्स दिया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक, शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और हम सभी टैक्सेशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं सबको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जानना यह ज़रूरी है जो कर मुक्त क्या होता है। देखिए, हम सबको पता है जो आयकर जो है एक प्रत्यक्ष कर है जो आय पर लगाया जाता है, ठीक है। तो वह आय जिस पे कर लगेगा, यानी कि ऐसा आय जिस पर हमको कर देना होता है, तो वो हो गया कर युक्त आय। और ऐसे आय जिस पर हमें टैक्स नहीं देना होता है, अर्थात कर से छूट मिलता है या कर से छूट मिला है, तो ऐसे आय को कर मुक्त आय बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कर युक्त आय और कर मुक्त आय। कर मुक्त आय मतलब आय, देखिए आय का मतलब आय ही होता है, आपको आया, आपके पास आया, आपने कमाया। लेकिन आयकर के दृष्टिकोण से अगर उस पर टैक्स लगता है, उस आय पे टैक्स लगता है, तो कर युक्त हो गया, यानी कि टैक्सेबल इनकम हो गया। अगर उस पर टैक्स नहीं देना है तो वो टैक्स फ्री बोल सकते हैं या नॉन टैक्सेबल इनकम बोल सकते हैं, कर मुक्त आय, ठीक है। कर मुक्त आय से आशय उस आय से है जो न कुल आय में जोड़ी जाती है, यानी कि टोटल जो इनकम है उसमें नहीं जोड़ा जाता है। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? क्योंकि उस पर कर देना ही नहीं है। कर देना नहीं है तो कुल आय में उसे नहीं जोड़ेंगे और ना उस पर आयकर लगता है। नाम से ही क्लियर है, कर मुक्त। मुक्त मतलब होता है फ्री। किससे फ्री? तो कर से फ्री। क्या है कर से फ्री? वो आय है, ऐसा आय जिस पर टैक्स नहीं देना होता है, कर मुक्त आय कहलाता है। मैं आशा करता हूं जो आप नॉन टैक्सेबल इनकम, कर मुक्त आय आप समझ गए होंगे। अब हमको देखना है जो कौन कौन ऐसे आय हैं जिस पर टैक्स नहीं देना होता है, ठीक है। आयकर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की गत वर्ष की कुल आय में निम्न प्रकार की आय सम्मिलित नहीं की जाती है और न उन पर कर लगता है। निम्न मतलब नीचे में जो मैं अब आपको बताऊंगा आय का स्रोत, उस पर आयकर नहीं लगता है, ठीक है ना। किसके अनुसार? तो आयकर अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कर मुक्त आयों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रत्येक करदाता के लिए, प्रत्येक करदाता के लिए यानी कि ऑल एसएससीज के लिए। दूसरा है कर्मचारियों के लिए और तीसरा है संस्थाओं के लिए। क्लियर? तो इस 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणियों में बांटा गया। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रत्येक करदाता के लिए जो अन्य श्रेणियों में न आता हो। अन्य श्रेणियों का मतलब कर्मचारी या संस्था। अगर इन दोनों श्रेणी में नहीं आता है तो उसके लिए हम लोग अभी जानेंगे जो क्या क्या टैक्सेबल है। सबसे पहले जो आय है वो है कृषि आय, एग्रीकल्चरल इनकम। तो इस चैप्टर को हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है। जो एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है वो टैक्स से मुक्त होता है, अर्थात एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं देना होता है। क्लियरली पता है डिटेल्स में आपको। यहाँ पे हमको यह जानना है जो कौन ऐसा आय है जो एग्रीकल्चरल इनकम होगा, कौन एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगा। इसके लिए पूरे डिटेल्स में पढ़ाया गया है लाइव क्लास के थ्रू। तो जो नए जुड़े हैं तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर यूनिवर्सिटी से जुड़ा या बोर्ड से जुड़ा हुआ पढ़ाई
होता ही है, साथ साथ देश दुनिया के तमाम एजुकेशनल जो वीडियो हो सकता है इस पे अपलोड होता है, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रह सकते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फ्री होता है, ठीक है। अब कौन एग्रीकल्चर की श्रेणी में आएगा, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना होगा। दूसरा, हिंदू अविभाजित परिवार से प्राप्त राशि, यानी कि सम्स रिसीव्ड फ्रॉम HUF, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अविभाजित परिवार से अगर कोई इनकम होता है तो वो भी आयकर से मुक्त होता है। हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार की आय में से प्राप्त धनराशि, यानी कि कोई सदस्य होगा इस फैमिली का, उनको अपने परिवार से जो कुछ राशि मिलेगा वो पूर्णतया जो है वो कर मुक्त होगा। शर्त है कि जो चाहे परिवार द्वारा आयकर दे है अथवा नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तीसरा जो है वो है फर्म से एक साझेदार की आय का भाग। फर्म से एक साझेदार की आय का भाग, यानी कि फर्म में जो पार्टनर होते हैं उनका जो इनकम होगा वो टैक्स फ्री होता है, क्योंकि फर्म जो है वो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया रहता है, तो दोबारा उस पर टैक्स देना नहीं होता है, ठीक है। फर्म से एक साझेदार की आय का भाग कर मुक्त होता है, क्योंकि फर्म अपनी कुल आय पर स्वयं कर चुकाती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। धारा देखिए, धारा 1 के अनुसार एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो टैक्स फ्री है। धारा 10(2) के अनुसार हिंदू अविभाजित परिवार। धारा 2A ये फर्म से एक साझेदार की आय भाग। तो ये सब आपको धारा उतना याद नहीं रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक एक पॉइंट याद कर लीजिए। चौथा जो दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम 1985 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान। कि भोपाल गैस त्रासदी हुआ था मध्य प्रदेश में, आइसोसाइनेट गैस जो हुआ था वो लीक हो गया था, जिसमें बहुत सारे जो मजदूर थे वहाँ पे काम कर रहे थे वो सब मारे गए थे, जो डायरेक्ट उस गैस के चपेट में आ गए थे। कुछ ऐसे थे जो उस गैस के चपेट में नहीं आ पाए, उनको दूर से ही उस गैस का प्रभाव पड़ा, तो वो दिव्यांग हो गए, विकलांग हो गए, किसी का आंख गायब हो गया, किसी का कान खराब हो गया, किसी का ना। तो इस में जो क्षति हुआ था कर्मचारी को, उसके क्षतिपूर्ति के लिए सरकार के द्वारा जो राशियां दिया गया वो टैक्स फ्री था, ठीक है ना। देखिए भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम 1985 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान। भोपाल गैस विभीषिका अधिनियम 1985 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि पूर्णतया क्या होगी, कर मुक्त होगी, ठीक है। धारा 10(BB) के अकॉर्डिंग, ठीक है। विपत्ति पर क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन ऑन डाइजेस्टर। डाइजेस्टर आप लोग समझते होते हैं, आपदा का मतलब होता है ऐसी घटना जिसका लोगों को कोई पूर्वानुमान नहीं होता है और अचानक हो जाता है, तो ऐसे घटना को हम लोग आपदा बोलते हैं या विपत्ति बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो क्षतिपूर्ति मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, जो फलाने जगह रोड एक्सीडेंट में जो मारे गए उनको सरकार के द्वारा 2 लाख रुपया, अभी हाल ही में कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों ने अपना जान गंवा दिया, तो गवर्नमेंट के द्वारा 4 लाख रुपया का क्षतिपूर्ति दिया गया था। तो सरकार के द्वारा जो कोई विपत्ति पे क्षतिपूर्ति दिया जाता है वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति या उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता से विपत्ति पर कोई राशि प्राप्त होती है या प्राप्य है, मतलब भुगतान हो चुका है या भुगतान होने वाला है, वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए। चलिए छठे तरफ देखिए। अब ये यदि विपत्ति के कारण कोई हानि हुई हो, ध्यान से सुनिए, यदि विपत्ति के कारण कोई हानि हुई है या क्षति हुई है और उसकी पूर्ति के रूप में इस अधिनियम के अंतर्गत कटौती दी गई है, तो उतनी राशि कर मुक्त नहीं होगी जितनी कटौती दी गई, यानी जितनी राशि कटौती ऑलरेडी दिया जा चुका है वो टैक्स फ्री नहीं होगा, नहीं तो पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि। लाइफ इंश्योरेंस मनी से जो राशि प्राप्त होता है वो टैक्स फ्री होता है, लेकिन उसका कुछ अपवाद दिया हुआ, जैसे कीमैन बीमा पॉलिसी से प्राप्त धनराशि कर मुक्त नहीं है, और यह है किसी बीमा पॉलिसी जो 31/3/2003 के पश्चात लेकिन 1 अप्रैल 2012 से पूर्व जारी की गई है, जिसके लिए पॉलिसी की अवधि में किसी वर्ष में दे प्रीमियम की राशि वास्तविक बीमा पूंजी राशि के 20% से अधिक है, तो वह कर मुक्त नहीं है। क्या है? प्रीमियम की राशि। प्रीमियम समझते हैं आप लोग? प्रीमियम का मतलब होता है जब हम कोई पॉलिसी लेते हैं तो कुछ न कुछ राशि मंथली हो या वीकली हो या दैनिक हो या क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, चुकाया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। अगर प्रीमियम की राशि वास्तविक बीमा पूंजी की राशि के 20% से अधिक है, यानी कि जितना का इंश्योरेंस है उसके 20% से अधिक का अगर प्रीमियम है,
तो वो राशि कर मुक्त नहीं होगा। ऐसे ही करके कुछ अब बातें, लेकिन आपको जनरली याद रखना है जो बीमा पॉलिसी का जो राशि होता है वो टैक्स फ्री होता है। चलिए अब बढ़ते हैं 7वें पॉइंट की तरफ। 7वां पॉइंट सुकन्या समृद्धि खाते में से भुगतान। ये हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया योजना है सुकन्या समृद्धि खाते से भुगतान। तो इससे जो भुगतान होता है वो टैक्स फ्री होता है, धारा 10(11)(a) के अनुसार। अगला है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा भुगतान। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के द्वारा भुगतान, तो ये धारा 10(12)(a) के अनुसार टैक्स फ्री है। करदाता द्वारा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम धारा 80 CCD में वर्णित में अपना खाता बंद करने या उससे बाहर निकलने का विकल्प देने पर जो राशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से प्राप्त होगी उसका 60% तक राशि कर मुक्त होगी। यानी कोई व्यक्ति अपना पेंशन जो है ना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा बंद करवा लेता है, उसे बाहर निकलता है, तो इस न्यास द्वारा जो पेमेंट किया जाता है उसका 60% कर मुक्त होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 9th जो है वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास में से आंशिक राशि निकालने की, पार्शियली विड्रॉल फ्रॉम नेशनल पेंशन सिस्टम। अगर इसमें से अगर आंशिक ही निकाला जाता है तो 25% तक अगर राशि निकालता है तो वह कर मुक्त होगा। ठीक है, चलिए अगला है भिन्न भिन्न प्रकार के ब्याज। आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को अगर पूछना होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और उसका हम रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के आप पढ़िए, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में अपना प्रॉब्लम छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि और स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं 10वां पॉइंट की तरफ। 10वां पॉइंट है भिन्न भिन्न प्रकार के ब्याज, इनकी इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। निम्न ब्याज आयकर से पूर्णतया मुक्त है। अब कौन कौन, देखिए अगर मोटा मोटी समझिए तो अगर आप गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम चलाए जाते हैं उस स्कीम में अगर अपना राशि इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से आपको कोई ब्याज मिलता है तो वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें जैसे पोस्ट ऑफिस सब है, इसमें अगर आप लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो उनसे जो ब्याज मिलेगा वो टैक्स फ्री इंटरेस्ट होगा। ठीक है, पहला, सरकार द्वारा निर्गमित या अधिसूचित प्रतिभूतियों, बॉन्डों अथवा प्रमाण पत्रों आदि पर ब्याज तथा उनके शोधन पर प्रब्याजी बशर्ते उन्हें 161 प्रब्याजी का मतलब आप लोग जानते होंगे प्रीमियम होता है, वो 161 से पूर्व जारी किया गया हो। ठीक है, दूसरा पूर्णतः कर मुक्त घोषित ब्याज, उसका लिस्ट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखिए ये पूर्णतया कर मुक्त घोषित ब्याज है। पहला 1/6/2002 से पूर्व जारी 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, 1/6/2002 से पूर्व जारी 7% कैपिटल, ये नाम है, इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे आप तो इससे जो आपको ब्याज मिलेगा वो टैक्स फ्री ब्याज मिलेगा। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा बारीकी से समझिए कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड। उसके बाद है स्पेशल बियरर बॉन्ड्स 1991, पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट ब्याज, डाक खाने के बचत खाते पर ब्याज। तो इस सब से क्या होता है तो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट को भी क्या होता है तो बेनिफिट मिलता है। तो गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलता है, इसके कारण से इसका ब्याज जो होता है गवर्नमेंट टैक्स फ्री कर देता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं वो अपना बेनिफिट देखता है, तो गवर्नमेंट को भी बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसके ब्याज को टैक्स फ्री कर देता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें इन्वेस्ट करें। अगर थोड़ा आप अपना दिमाग का यूज करेंगे तो आपको ही पता चल जाएगा जो ऐसा क्यों करता है सरकार, ऐसा करने का वजह क्या है। तो क्लियरली आप लोगों को वजह पता चल ही गया होगा क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देख लीजिएगा इस लिस्ट को। ठीक है, PDF मिल जाएगा, बुक में भी दिया हुआ है, बस यहाँ पे समझाने के लिए। सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कंपनी द्वारा ऐसे बॉन्डों अथवा ऋण पत्रों पर देय ब्याज ने केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना द्वारा कर मुक्त घोषित कर दिया। अगर केंद्र सरकार अगर उसको कर मुक्त घोषित कर दिया है तो कर नहीं लगेगा, क्योंकि आयकर जो है वो केंद्रीय कर है और केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला है शिक्षा छात्रवृत्ति, यानी कि एजुकेशनल जो स्कॉलरशिप है ये टैक्स फ्री होता है, चाहे इसमें प्राप्त राशि आपने पूरा का पूरा खर्च कर लिया हो या कुछ राशि आपने बचा लिया हो, लेकिन आपको टोटल अमाउंट टैक्स फ्री मिलेगा। ठीक है, छात्रवृत्तियां जो शिक्षा व्यय के लिए मिलती है, जो चाहे सरकार अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा दी जाए,
यदि छात्रवृत्ति की सारी राशि शिक्षा पर व्यय नहीं होती तो भी सारी राशि कर मुक्त है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, जो आप लोगों को सबसे अधिक परेशान करेगा। सांसद, आप लोग जान रहे होंगे, सांसद, विधायक, MLCs जो होते हैं, विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, उनको जो भत्ता सब मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। जबकि वो क्या करते हैं आप लोगों को पता ही होगा, कितना उनको फैसिलिटी मिलता है, फिर भी उनको टैक्स फ्री मिलता है। और कर्मचारी जो लगातार काम करते हैं उनको जो अलाउंस सब मिलता है वो टैक्सेबल होता है। सेना जो उतना मेहनत से सीमा पे बॉर्डर की रक्षा में अपना दिन रात बिताते हैं उनको टैक्सेबल सैलरी मिलता है। लेकिन ये सांसद जो कार में बैठ के AC में बैठ के चलते हैं रहते हैं तो उनको जो भत्ता मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन ऐसे टैक्स हैं जो उनको नहीं देना होता है, इनकम जिस पर टैक्स नहीं देना होता है। जैसे अलाउंस ऑफ MPs, MLAs एंड MLCs। पहला देखिए क्या, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल या इनकी किसी कमेटी के सदस्यों को जो दैनिक भत्ते मिलते हैं कि डेली अलाउंस जो मिलते हैं संसद को, विधायक को, MLC को, वो संपूर्ण राशि पूर्णतया कर मुक्त होती है। दूसरा है संसद के सदस्यों को प्राप्त अन्य सब भत्ते, संसद के सदस्यों को प्राप्त अन्य सब भत्ते क्या होते हैं, कर मुक्त होते हैं। संसद के सदस्यों को इनको खाना भी बहुत ही उच्च क्वालिटी के बहुत निम्न दर पर मिल जाता है। ठीक है, ये इन लोगों का विशेषता है। ठीक है, देखिए तीसरा है राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता। राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त निर्वाचन क्षेत्र भत्ता क्या है, पूर्ण रूप से टैक्स फ्री है। चलिए 13वां है पुरस्कार, अवार्ड। हम सभी जानते हैं जो कोई भी स्पेशल दिन होता है उस दिन पर स्पेशल लोगों को अवार्ड दिया जाता है। तो उस अवार्ड में से कौन कौन अवार्ड में क्या होता है, तो सिंबल के साथ साथ कुछ राशियां भी प्रदान किया जाता है। तो कौन कौन ऐसे पुरस्कार है जो टैक्स से फ्री है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। पुरस्कार चाहे नगद मिले अथवा वस्तु के रूप में मिले, पूर्णतः क्या होते हैं, कर मुक्त होते हैं। पहला देखिए, पहला क्या है, लोकहित में केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिया गया पुरस्कार। के लोकहित में, कौन सा लोकहित में, यानी कि लोगों को आप फायदा पहुंचाने के लिए कोई काम किए हैं, उसके अगेंस्ट आपको कुछ मिल रहा है, तो केंद्र सरकार दे या राज्य सरकार दे ये पुरस्कार, या कोई अन्य संस्था द्वारा ही दिया गया हो। लेकिन शर्त यह है जो वह केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में अनुमोदित हो, ये टैक्स फ्री होगा। दूसरा है केंद्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए दिया गया कोई इनाम जो केंद्रीय सरकार द्वारा लोकहित में अनुमोदित हो, मतलब केंद्र सरकार उस काम को लोकहित का काम मानता हो, तो वो कर मुक्त होगा। ठीक है, 14वां है शौर्य पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति की पेंशन। वह व्यक्ति जिन्हें शौर्य पुरस्कार मिला है उनको जो पेंशन मिलता है, तो अभी भी 1 अप्रैल 2004 से पेंशन बंद हो गया। ठीक है ना, लेकिन सेना में अभी भी पेंशन मिलता ही है, सैनिक को अभी भी पेंशन मिलता है। ठीक है ना, जो सैनिक होते हैं, अर्धसैनिक नहीं, सैनिक की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें काम करने वाले जो जाबाज होते हैं उनको शौर्य पुरस्कार दिया जाता है। जो व्यक्ति शौर्य पुरस्कार रिसीव कर लिए होते हैं तो उनको जो पेंशन मिलता है वो टैक्स फ्री पेंशन होता है। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा है और जिसे परमवीर चक्र, शौर्य पुरस्कार मतलब परमवीर चक्र या महावीर चक्र या अन्य अधिसूचित शौर्य पुरस्कार मिला हो, तो उनको पेंशन पे कर नहीं देना होता। ठीक है, उसके बाद है पारिवारिक पेंशन। पारिवारिक पेंशन संघ के सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल के किसी सदस्य की विधवा या उसके बच्चे या नामांकित वारिस को प्राप्त पारिवारिक पेंशन कर मुक्त होगी। ध्यान से देखिए किसको बोल रहा है, सशस्त्र बल या अर्धसैनिक बल के किसी सदस्य की विधवा या उसके वारिस को प्राप्त पारिवारिक पेंशन जो होता है वो कर मुक्त होता है। जो व्यक्ति ड्यूटी में होते हैं अगर वो खत्म हो जाते हैं, नहीं रहते हैं, तो उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलता है जो टैक्स फ्री होगा। ठीक है ना, बशर्ते बल के सदस्य की मृत्यु
संक्रियात्मक कर्तव्य के दौरान ऐसी परिस्थितियां में हुई हो जो विहित की जाए, मतलब उनका मृत्यु जो है ना ड्यूटी के दौरान हो। अगर वो रिटायर कर गए हैं तब नहीं, ड्यूटी के दौरान अगर उनका मृत्यु हुआ है और उनके आश्रितों को, उनके विधवा को अर्थात पत्नी को अगर पेंशन मिलता है तो पारिवारिक, तो वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है। अगला है भारतीय रियासतों के शासकों के एक महल का वार्षिक मूल्य, एनुअल वैल्यू ऑफ 1 प्लेसेस ऑफ रूलर्स ऑफ इंडिया स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स, यानी कि भारतीय रियासत के जो शासक हैं उनको एक महल का वार्षिक मूल्य फ्री होता है। देखिए, भारतीय रियासत के किसी शासक के एक महल का वार्षिक मूल्य पूर्णतया कर मुक्त होगा। यदि महल का कोई भाग किराए पर उठा दिया गया हो तो उस भाग का वार्षिक मूल्य कर मुक्त नहीं होगा। मतलब कोई इंडियन स्टेट्स का जो है था, राजा था, रहा था, तो उनको एक भवन का जो वार्षिक मूल्य होगा, आप लोग हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक भवन का जो है वार्षिक मूल्य उसको टैक्स फ्री होगा। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि वो पूरा का पूरा भवन वो अपने यूज में रखा हो। अगर वो भवन को भाड़े पर अगर लगा देगा तो वो टैक्स फ्री नहीं होगा जितना उन्होंने भाड़े पर लगा दिया है। ठीक है, तो इस सब बात को आपको ध्यान में रखना है। 17वां देखिए क्या है, अनुसूचित जनजातियों की आय, अनुसूचित जनजातियों के इनकम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजातियों के उन सदस्यों को निम्न आय जो ट्राइबल क्षेत्र में अथवा देखिए क्षेत्र विशेष बता रहा है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्यों अथवा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में रहते हो, पूर्णतया कर मुक्त है। यानी कि अनुसूचित जातियों जनजाति की जो आय होता है जो इस क्षेत्र में निवास करते हैं वो पूर्णतया कर मुक्त आय है। पहला, ऐसी आय जो उपर्युक्त ट्राइबल क्षेत्र अथवा राज्य में उदय हुई, उदय का मतलब होता है कमाया गया, ठीक है ना। दूसरा, लाभांश अथवा प्रतिभूतियों पर ब्याज किया जो किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हुई हो। चलिए अब अगला है सिक्किमिया, यानी कि सिक्किम की वो एक व्यक्ति जो सिक्किमी है, मतलब सिक्किम के रहने वाले हैं, तो किन्हीं भी स्रोत से उसको आएगा इनकम, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। चलिए, अपवाद दिया हुआ है, वो अपवाद ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि सिक्किमी स्त्री 1/4/2008 के पश्चात किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जो सिक्किमी नहीं है तो उसे कर से छूट नहीं मिलेगी। कोई महिला जो स्त्री जो सिक्किम के रहने वाली है और 1/4/2008 के बाद किसी ऐसे पुरुष से शादी कर लिया हो जो सिक्किम के निवासी नहीं हो, तो इस कंडीशन में उनका जो आय होगा वो कर से मुक्त नहीं होगा। ठीक है। कृषि उपज मार्केट कमेटी या बोर्ड की आय जिसकी स्थापना कृषि उपज के विपणन को विनियमित करने के लिए की गई होती है, सब टैक्स फ्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टी बोर्ड से प्राप्त सहायता, टी बोर्ड से भारत में चाय का उत्पादन तथा निर्माण करने वाले करदाता को, भारत में चाय का उत्पादन तथा निर्माण करने वाले करदाता को टी बोर्ड या इसके माध्यम से निम्न कार्यों के लिए जो राशि प्राप्त होती है, टी बोर्ड या इसके माध्यम से, टी बोर्ड या तो डायरेक्टली पैसा देगा या टी बोर्ड के थ्रू ही कोई पैसा देगा, तो वह राशि क्या हो जाएगा, कर मुक्त हो जाएगा। पहला देखिए उसका क्या सब है, चाय के पौधों को दोबारा लगाने अथवा नवीनीकरण करने। दूसरा है चाय की खेती की भूमि के नवीनीकरण या समेकन करने के लिए, इन दोनों कंडीशन के लिए देता है तो टैक्स फ्री होगा। ठीक है। पौधे लगाने वाले द्वारा प्राप्त सहायता, पौधे लगाने वाले द्वारा प्राप्त सहायता रबर, कॉफी, इलायची अथवा अन्य किसी अधिसूचित वस्तु का भारत में उत्पादन तथा निर्माण करने वाले करदाता को निम्न कार्यों के लिए रबर बोर्ड, कॉफी बोर्ड, मसाला बोर्ड से यदि कोई आर्थिक सहायता प्राप्त हो तो ऐसी सहायता से प्राप्त धन पूर्णतया कर मुक्त होगी। एक बार इस सबको आपको देख लेना है, काम चल जाएगा। अगला है अवयस्क बच्चे की आय, यानी कि इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। यदि किसी व्यक्ति की कुल आय में उसके अवयस्क बच्चे अथवा बच्चों की आय शामिल है तो उससे ऐसे प्रति बच्चे के संबंध में वास्तव में शामिल हुई आय अथवा 1500 रुपया जो दोनों में कम हो उस पर कर से छूट मिलेगी। मतलब कोई व्यक्ति का इनकम में अगर अवयस्क के द्वारा कमाया गया आय शामिल है तो जो एक्चुअल में आय शामिल है वो या 1500, मान के चलिए किसी के आय में 2000 रुपया अवयस्क से प्राप्त आय है तो 2000 हो गया एक तरफ और 1500 हो गया एक तरफ।
तो दोनों में कौन छोटा है? 1500 छोटा है ना, तो 1500 जो होगा वो कर मुक्त होगा। अगर मान के चलिए वास्तविक में 900 ही शामिल है, ठीक है, और मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम तो 1500 है। इस कंडीशन में 900 जो है वो फ्री हो जाएगा। आई होप आप क्लियर समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब है 23वां यूनिट स्कीम 1964। यूनिट स्कीम 1964 के यूनिट के अंतरण से आए। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की यूनियन स्कीम 1964 के यूनिट के अंतरण से होने वाले लाभ कर मुक्त होगा, बशर्ते उनका अंतरण जो है, ट्रांसफर जो है वो 1/4/2002 के पश्चात किया गया। ठीक है, अगला लाभांश है। यदि किसी घरेलू कंपनी से लाभांश किया कर मुक्त होगी। ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए, इसको याद रखिएगा। जो घरेलू कंपनी से लाभांश प्राप्त होता है वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है ना, बहुत ही काम करने वाला यह वीडियो है, और इसके एक एक पॉइंट को आप 1-2 बार अगर वीडियो को देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, घरेलू कंपनी को छोड़कर यदि भारत में निवासी को गत वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक लाभांश मिलता है तो इस पर 10% की दर से कर लगता है। घरेलू कंपनी को छोड़कर, डोमेस्टिक कंपनी से जो भी लाभांश प्राप्त होगा वो टैक्स फ्री है। घरेलू कंपनी को छोड़ के भारत में निवासी को, ये जो पिछला चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया था निवासी और निवासी, वो जानना बहुत जरूरी है। भारत में निवासी को गत वर्ष में 10 लाख रुपया से अधिक का लाभांश मिलता है। कितना से अधिक? 10 लाख से अधिक। तो 10% की दर से उसे कर देना होगा। आगे है, यदि घरेलू कंपनी शेयर धारक से शेयर क्रय द्वारा वापस लेती है तो शेयर धारकों को इससे होने वाली आय कर मुक्त होगी। चलिए आगे है यूनिट शेयर, इसको आप देख लीजिए एक बार क्या सब दिया है। धारा 23D में वर्णित पारस्परिक कोषों के यूनिट्स पर प्राप्त आय, प्रशासकों के यूनिट से प्राप्त आय, ये सब है। फिर अगला है साधारण अंशों के अंतरण से लाभ। साधारण अंश जो होगा इनकम फ्रॉम इक्विटी शेयर्स, तो उनके ट्रांसफर से जो आय होगा वो कृषि भूमि के अंतरण से पूंजी लाभ, कैपिटल गेन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो अगर ये निम्न शर्त को पूरा करता है तो टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, आगे है आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कर प्रोत्साहन, मतलब वो आंध्र प्रदेश की राजधानी को डेवलपमेंट करने के लिए जो प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाएगा वो कर मुक्त होगा। तो इस अंतर्राष्ट्रीय खेल, अब आई जाइए यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय खेल, इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट, इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स इवेंट होता है उसमें से जो किसी खिलाड़ी को आय मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों से होने वाली आय कर मुक्त होगी। पहला, ऐसा खेल उस अंतर्राष्ट्रीय निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए उस प्रकार का खेल नियमन करती है, मतलब इंटरनेशनल स्पोर्ट को उन्हें मान्यता मिला हो। बस आपको ये याद रखना है, इंटरनेशनल जो स्पोर्ट इवेंट होगा जैसे ओलंपिक होता है, हाँ, तो इस सब में अगर कोई खेल होता है अंतर्राष्ट्रीय, से क्रिकेट हो गया, तो इस सब से जो प्राप्त होता है वो टैक्स फ्री होता है। इस खेल में 2 से अधिक देशों ने भाग लिया, सर तो 2 देश से अधिक, 2 देश नहीं, 2 देश अगर भाग लिया है तब तो द्विपक्षीय हो गया। इस खेल में 2 से अधिक देशों ने भाग लिया, कम से कम 3। ऐसी आय केंद्रीय सरकार द्वारा कर मुक्त अधिसूचित की जाए। ठीक है, सहायक कंपनी की आय, एक सहायक कंपनी को भारतीय सूत्रधारी कंपनी से प्राप्त अनुदान या अन्य प्रावधानिक कर मुक्त, 2 प्रकार की कंपनी होते हैं, सहायक और सूत्रधारी। सूत्रधारी कंपनी से प्राप्त जो होगा सहायक कंपनी को, वो निम्न शर्त को पूरा करने पर वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के जो अध्यक्ष या सदस्य को भत्ता या अनुलाभ जो होता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है। आपको हर चैप्टर में इस टॉपिक का जरूरत पड़ेगा, इसलिए इस एक एक टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को प्राप्त भत्ता या अनुलाभ। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सेवानिवृत्ति अध्यक्ष या सदस्य या सेवानिवृत्त सदस्य को दिया गया ऐसा भत्ता जो भत्ता या अनुलाभ कर मुक्त होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को प्राप्त होने वाले निश्चित भुगतान अनुलाभ या भत्तों की कर मुक्त को हटाया गया। पहले ये भी था, अब प्रभावी नहीं है 21-22 से। ठीक है, तो अब इससे इम्पोर्टेंट, तो अब एक
सभी करदाता के लिए, प्रत्येक करदाता के लिए खत्म हो गया, बचता है कर्मचारी और सदस्य संस्थाओं के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को हम कवर कर लेंगे और उसके बाद सैलरी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छा से तैयारी कीजिए। जय हिंद, बाय।